राम राम भाइयों, आज हम लेके आए क्लास 9 ज्योग्राफी का एक और चैप्टर जो कि है वाटर रिसोर्सेज। वाटर का मतलब होता है जल। जल है तो कल है। तो पानी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और पानी के बिना हम कोई भी चीज इमेजिन नहीं कर सकते। हमारे सुबह से लेकर शाम तक के काम सारे पानी के बिना नहीं हो सकते। बिना ना ही हमारा खाना बन सकता, ना ही हम नहा सकते। तो कोई भी काम बिना पानी के नहीं हो सकता, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए वाटर रिसोर्सेज में हम पढ़ेंगे कि वाटर की अगर स्कैरसिटी है, कमी है, तो वो किस वजह से होती है और उसको कंजर्व किस तरीके से किया जा सकता है और इस कमी को हम दूर किस तरीके से कर सकते हैं। इन सब मोटिव को लेके हम इस चैप्टर को लेके आए हैं। आप सबकी ये प्रॉब्लम होती है कि वाटर जो है वो क्या होता है, कम है। लेकिन वाटर कम नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको पॉल्यूट कर देते हैं, जिसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है। अब इसमें सबसे पहले दे रखा है इंट्रोडक्शन की वाटर रिसोर्स होता क्या है। देखो, वाटर क्या होता है, इज असेंशियल फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। हर किसी के लिए वाटर जरूरी होता है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल हो, चाहे ह्यूमंस, हर किसी के लिए वो जरूरी है। एक्वेटिक लाइफ के लिए तो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ जो है वो पानी के अंदर ही स्पेंड करती है पूरी। ह्यूमंस के लिए भी जरूरी है, एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, सभी के लिए वो जरूरी होता है। जो वाटर है, ऑल वाटर मूव्स विद इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। और वाटर जो है एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में मूव करता है और ये क्या होता है, रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सी होती है, जो कि रिन्यू हो जाती है। और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मतलब क्या होता है, जो वाटर है वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के बाद कंडेंसेशन होता है, फिर क्लाउड फॉर्मेशन, फिर प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल और स्नोफॉल। लेकिन हम कंसीडर क्या करते हैं, रेनफॉल को कंसीडर करते हैं जनरली, क्योंकि रेनफॉल ज्यादा होती है। तो ये क्या होती है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती है। जब रेनफॉल होती है, जमीन पे पानी आता है, वो कहां चला जाता है, ओशंस में चला जाता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। अब ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, फिर भी वाटर की स्कैरसिटी हो जाती है। अब उसके पीछे के रीजन क्या होते हैं वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। एक है वाटर स्कैरसिटी और उसको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। दूसरा है इसमें मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट या फिर डैम्स के बारे में। इन सब चीजों के बारे में देखेंगे, मतलब कंजर्वेशन के स्टेप्स हैं ये एक तरीके से। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये 3 मेजर टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में से, और इनके आने के चांसेस बहुत होते हैं। या फिर डैम के एडवांटेज या डिसएडवांटेज पूछे जा सकते हैं आपसे। वाटर स्कैरसिटी के अंदर देखो एक टॉपिक दे रखा है, इस साल ही ऐड हुआ है, वो है जल जीवन मिशन। तो JJM जो है जल जीवन मिशन, इसी साल ऐड हुआ है, सीबीएसई ने ऐड किया इस बार। तो देखो, जल जीवन मिशन जो है उसके अंदर आता है, द गोल ऑफ JJM इज एनेबल टू रूरल हाउसहोल्ड गेट अश्योर्ड टू सप्लाई ऑफ पोर्टेबल पाइप्ड वाटर एट सर्विस लेवल 55 लीटर पर कैपिटा डे रेगुलरली लॉन्ग टर्म बेसिस बाय इंश्योरिंग फंक्शनैलिटी ऑफ द टैप वाटर कनेक्शन। देखो, टैप वाटर कनेक्शन के थ्रू जो रूरल हाउस होल्ड होते हैं, विलेजेस में, उनको 55 लीटर्स पर डे पे वाटर की सप्लाई की जाए, जिससे कि उनको क्लीन और सेफ वाटर मिले और उसका वो यूज कर सकें, जिससे उनमें कोई भी डिजीज वगैरह ना हो। तो इन सब चीजों के लिए तो जल जीवन मिशन को याद रख लेना, ये इस साल ऐड हुआ है, तो इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस टॉपिक को जरूर ध्यान से पढ़ लेना। अब देखो, वाटर स्कैरसिटी के कॉजेस क्या होते हैं, किस वजह से वाटर स्कैरसिटी होती है। वाटर स्कैरसिटी के 2 एस्पेक्ट होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, देखो, क्वांटिटी का मतलब जो अमाउंट से, क्वालिटी का मतलब कि वो किस तरीके का, अच्छा है या फिर खराब है, उन एस्पेक्ट में पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखेंगे इसमें कॉजेस, मतलब कि क्या रीजन है जिसकी वजह से वाटर स्कैरसिटी होती है। तो रीजन क्या है, देखो, अनइवन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जो वाटर है वो अनइवनली अवेलेबल है। मतलब कि अगर हम देखें अरुणाचल प्रदेश में, वहां पे पानी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है, हम उसका पूरा यूज नहीं कर पाते। लेकिन हम वहीं दूसरे साइड देखें, जो राजस्थान है, वहां पे जो पानी है वो बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। तो दोनों जगह क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब एक जगह वाटर जो है वो ज्यादा है, दूसरी जगह पानी कम देखने के लिए मिलता है। और पानी के कम होने के पीछे है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हम पानी का ज्यादा यूज करते हैं, तो जिस वजह से वाटर स्कैरसिटी हो जाती है। अब मान लो पानी बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ पे, हम क्या करते हैं, टैप्स को खुला छोड़ देते हैं, जिससे पानी की क्या होती है, वेस्टेज होती है और वाटर स्कैरसिटी होता है। और एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर। अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर का मतलब क्या है यहाँ पे, कि पानी किसी के लिए यूज के लिए ज्यादा है और कोई कम यूज कर पाता है, क्योंकि वहां पे अवेलेबल ही नहीं है।
तो अनइक्वल यूजेस ऑफ वाटर जो है वो भी एक रीजन हो जाता है वाटर स्कैरिसिटी का। और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो किस तरीके से वाटर स्कैरिसिटी का कारण है। अब लोग ज्यादा पानी पिएंगे उस वजह से पानी की कमी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। देखो पानी की कमी क्यों होगी, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। अब बढ़ रही है तो उनको खाने के लिए चाहिए, अब खाने के लिए चाहिए तो खाना उन्हें कहां से मिलेगा, वो मिलेगा खेतों से। अब खेतों में जब फसल ग्रो करेंगे तो उसमें पानी लगेगा, जिस कारण से वाटर स्कैरिसिटी होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, वेस्टेज ऑफ फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। देखो जो फ्रेश वाटर होता है उसको क्या कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, बेकार कर देते हैं। अब वो किस तरीके से करते हैं, मान लो कोई रिवर है, वहां पे फ्रेश वाटर है, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट और डोमेस्टिक वेस्ट को उसमें डंप कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, जिससे वो पानी क्या हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है, और उस कारण से क्या होता है, वाटर स्कैरिसिटी हो जाती है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा ही हाथ है, वाटर स्कैरिसिटी के पीछे, क्योंकि पानी तो अवेलेबल है लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको पॉल्यूट कर रहे हैं। अब एग्रीकल्चर भी क्या होता है, एक मेजर फैक्टर होता है वाटर स्कैरिसिटी का। अब खेती किस तरीके से, मतलब कि खेती करना छोड़ दें हम, तो ऐसा नहीं है। तो कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं वाटर इंटेंसिव क्रॉप होती हैं, हम क्या करते हैं, जो वाटर को ग्राउंड से ज्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिस वजह से पानी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो ये कुछ कॉजेज हैं जिससे क्या होता है, वाटर स्कैरिसिटी होता है। और इसके बाद हम देखेंगे क्वालिटेटिव फैक्टर्स और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। वाटर स्कैरिसिटी का क्वालिटेटिव रीजन क्यों है, देखो पानी जो है वो हर जगह अवेलेबल, लेकिन अगर वो क्वालिटी का नहीं हुआ, हमारे पीने के लिए, यूज के लिए नहीं हुआ, तो वो पानी क्या होगा, बेकार होगा, लो क्वालिटी का होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, क्वालिटेटिव रीजन। अगर फ्लड्स आए तो आपके आसपास बहुत ज्यादा क्या होगा, वाटर होगा, लेकिन वो आपके यूज के लिए नहीं है, आप उसको पीने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो ये क्या होता है, क्वालिटेटिव रीजन होता है। और क्या होगा इसमें, देखो डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको हम कहाँ डाल देते हैं, रिवर्स में, पॉन्ड्स में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है और वो अनफिट होता है ह्यूमन यूज के लिए। उसके बाद इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनका हम ज्यादा यूज करते हैं, जिससे कि जो खेत के आसपास के जो रिवर्स पॉन्ड्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो वाटर होता है वो अनहेल्दी हो जाता है ह्यूमन यूज के लिए। और हम ग्राउंड वाटर को ज्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें फ्लोराइड होता है, जो क्या होता है, ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होता है। ये तो हो गया क्वांटिटेटिव रीजन, मतलब कि जो वाटर है वो किस तरीके से अवेलेबल नहीं है हमारे लिए, उसकी कमी है। तो हम इसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, मैनेज कैसे कर सकते हैं। पानी जो होता है वो हमारा फ्रेंड और फोई दोनों होता है, मतलब दोस्त भी है, दुश्मन भी है। तो पानी हम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं तो एक तरीके से दोस्त का काम किया, लेकिन जब फ्लड्स आते हैं, बाढ़ आती हैं, तो उसमें क्या होता है, वो बहुत डिवास्टेटिंग हो जाता है, वो डिस्ट्रक्टिव होता है, जिसमें लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों चीजें होती हैं। तो ये हमारा फ्रेंड भी है और फोई भी है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखेंगे मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब कि हम रिवर प्रोजेक्ट से जो वाटर रिसोर्स को हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं वाटर को। बेसिकली जो वाटर को कंजर्वेशन है वो आज के टाइम से नहीं कर रहे हैं, वो हम एंशिएंट टाइम से कर रहे हैं। एंशिएंट इंडिया के हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले हैं जिससे जो प्रूव करते हैं कि जो वाटर हार्वेस्टिंग है वो पहले से होती आ रही है। द फर्स्ट सेंचुरी BC श्रृंगावरपुरा नियर द अलाहाबाद सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कैनलिंग द फ्लड वाटर ऑफ रिवर गंगा। देखो जो रिवर गंगा थी उसमें जब फ्लड्स आते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए और वाटर को स्टोर करने के लिए यहाँ पे एक सोफिस्टिकेटेड चैनल बनाया गया था, एक तरीके से डैम बनाया गया था, जिसमें वाटर को क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं फ्यूचर यूज के लिए। उसके बाद ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे वहां पे काफी सारे डैम्स बने थे, लेक्स, इरिगेशन सिस्टम, ये सारी चीजें बनी थी। ये सब चीजें प्रूव करते हैं कि पहले भी वाटर हार्वेस्टिंग होती थी इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट, एविडेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क हैव आल्सो बीन फाउंड इन कलिंगा। कलिंग उड़ीसा में सोफिस्टिकेटेड एविडेंस पाए गए थे, नागार्जुना कोंडा अरुणाचल प्रदेश में पाए गए थे, वेन्योर कर्नाटक में, कोल्हापुर महाराष्ट्र में। ये सब एविडेंसेस पाए गए हैं जिससे कि प्रूफ होता है कि एंशिएंट टाइम पे हार्वेस्टिंग होती थी, वाटर हार्वेस्टिंग। और 11वीं सेंचुरी में भोपाल लेक जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, और ये उस टाइम की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक थी। आर्टिफिशियल लेक क्या मतलब, जो कि मैन मेड, इंसानों ने बनाई है। और उसके बाद 14वीं सेंचुरी में हौसखास बनाया गया था, सप्लाई वाटर श्री फोर्ट एरिया।
श्रीफोर्ट एरिया से वाटर सप्लाई करने के लिए हौसखास बनाया गया था 14th सेंचुरी में। अब इसके बाद आते हैं डैम्स। डैम्स होते क्या हैं? देखो डैम्स बेसिकली क्या होते हैं, एक बैरियर होते हैं जो फ्लो ऑफ वाटर को क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, रोकते हैं। अगर कोई भी रिवर यहां से फ्लो हो रही है, मतलब रिवर यहां से क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, हमने यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्ट लगा दी, मतलब बैरियर लगा दी जिससे कि पानी जो है वो फ्लो ना हो पाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डैम बोलते हैं। तो डैम क्या है? ए डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट डायरेक्ट और रिटार्ड द फ्लो ऑफन क्रिएटिंग अ रिजर्वॉयर। अब ये क्या करते हैं, पानी को रोक देता है, जो फ्लो ऑफ वाटर है उसको रोक देता है, और यहां पे क्या बनाता है, ये रिजर्वॉयर, लेक, इंपाउंडमेंट, ठीक है, इन सब चीजों। रिजर्वॉयर क्या होता है, जो पानी यहाँ पे स्टोर होता है पीछे, उसको क्या बोलते हैं, रिजर्वॉयर बोलते हैं। और डैम्स के आगे क्या होते हैं, यहाँ पे चैनल्स होते हैं, मतलब गेट्स होते हैं, उनको बोलते हैं स्पिलवे। डैम क्या है? डैम रेफर्स टू द रिजर्वॉयर रेदर देन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर नहीं है, डैम क्या है, एक रिजर्वॉयर है, मतलब कि ये जो है रिजर्वॉयर, जो पानी स्टोर होता है वो है डैम, ना कि ये जो आगे ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है, ये जो स्ट्रक्चर है ये डैम नहीं है। जो पानी स्टोर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डैम बोलते हैं या फिर रिजर्वॉयर बोलते हैं। अब इसके बाद आता है मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट एक तरीके से हम इसको डैम भी बोल सकते हैं। अब मल्टीपर्पस का मतलब क्या है कि ये अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज होता है, फिश ब्रीडिंग के लिए यूज होता है, एग्रीकल्चर में यूज होता है, और डोमेस्टिक वाटर के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, हर तरीके से यूज होता है। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट बोलते हैं। देखो इसके जो यूजेस हैं, यूज टू इरिगेट एग्रीकल्चरल फील्ड, जो खेतों में पानी लगाने के लिए काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए काम आता है, मतलब बिजली बनाने के लिए। अब बिजली किस तरीके से बनती है, जब डैम्स हैं उनके गेट खोल दिए जाते हैं तो वहां से पानी जो है वो स्पीड के साथ फ्लो होता है, तो वहां पे टरबाइन लगा दी जाती है जो रोटेट होती है। अब टरबाइन रोटेट होने के बाद उसके बाद लगा होता है वहां पे जनरेटर, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, फिर ट्रांसफार्मर तक जाती है, फिर ट्रांसफार्मर से इंडस्ट्रीज और हमारे घरों में आती है। तो डैम्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद वाटर सप्लाइड फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज के लिए वाटर सप्लाई होता है। फ्लड कंट्रोल्स के लिए, मतलब की जो बाढ़ आती है उसको कंट्रोल करने के लिए। रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग, मतलब कि मछलियों को पालने के लिए। और इनलैंड नेविगेशन का मतलब क्या है, तो वाटर के थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, और ये क्या होता है, बहुत चीप होता है, इसीलिए वाटर के थ्रू क्या करते हैं, हम ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह सामानों को। एक क्वेश्चन आ जाता है टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया पे। जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम्ड द डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। डैम्स क्या है, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया है, क्योंकि अगर हमें कंट्री की ग्रोथ करनी है तो हमें डैम्स को बिल्ड करना होगा, तभी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। उसी से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी और खेतों के लिए उससे ही हमें पानी मिलेगा, और हम वाटर को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं उसे। इतने सारे एडवांटेज देखने के लिए मिलते हैं, फिर भी डैम्स का अपोजिशन होता है या फिर उसको हम क्रिटिसाइज करते हैं। हम डैम्स को क्रिटिसाइज क्यों करते हैं, रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर आफ्टर देयर नेचुरल फ्लो लीडिंग टू पुअरर हैबिटेट फॉर द रिवर एक्वेटिक लाइफ। अब ये क्या होते हैं, जो एक्वेटिक लाइफ होती है रिवर्स में जो रहती है, उनके लिए हैबिटेट जो है वो खराब हो जाता है, क्योंकि नेचुरल फ्लो है वाटर का, हम उसको रोक देते हैं, मतलब नेचर के अगेंस्ट में हमने वर्क किया। अब जो वहां पे एनिमल्स रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, उनके लिए जो हैबिटेट होता है वो सूटेबल नहीं होता। फिश जो है उनके लिए डैम जो होते हैं वो पुअर हैबिटेट होते हैं, क्योंकि वहां पे नेचुरल फ्लो जो होता है वाटर का वो रुक जाता है। तो एक डिसएडवांटेज निकल के आता है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट या फिर डैम्स का। और उसके बाद डैम्स क्रिएट ऑन द फ्लड प्लेन सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉइल लीडिंग टू इट्स डिकम्पोजिशन ऑफन अ पीरियड ऑफ टाइम। डैम जो होते हैं वो फ्लड प्लेन्स को क्रिएट करते हैं, और फ्लड प्लेन्स को क्रिएट करते हैं जिससे क्या होता है, जो सबमर्ज एग्जिस्टिंग वेजिटेशन और सॉइल है वो क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाती है या फिर उसका लॉस होता है। तो ये एक डिसएडवांटेज निकल के आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, क्रिएटिंग लार्ज डैम्स हैज बीन द कॉज ऑफ मैनी न्यू एनवायरमेंटल मूवमेंट। अब इसकी वजह से काफी एनवायरमेंटल मूवमेंट्स निकल के आते हैं, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, तेराई डैम आंदोलन, लीडिंग टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट। जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है वो फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है, और रिवर अगर फॉरेस्ट के पास है, आसपास वहां पे जंगल है, तो वो वहीं पे रहेंगे। अब वहां रहेंगे, अगर जंगलों को काट दिया जाएगा डैम बनाने के लिए,
तो उनको वहां से डिस्प्लेस होना पड़ेगा। अब वो क्या हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। अगर उनको कंपेंसेशन भी दिया गया तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, घर बनाने के लिए, लेकिन वो अपने कंफर्ट जोन से उन्हें बाहर निकालना पड़ेगा। मतलब कि वो अपने जंगलों में ही क्या करते थे, सरवाइव करते थे, किसी भी तरह रहते थे। लेकिन अब वो कहां आ गए, शहरों में। अब शहरों में उनके लिए कोई मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं होंगी कि उनको जॉब देने के लिए, तो वहां पे उनके लिए काफी डिफिकल्टीज होती है। इसीलिए काफी मूवमेंट जो है वो निकल के आते हैं, जिस तरीके से नर्मदा बचाओ आंदोलन या फिर तेराई डैम आंदोलन। इसके बाद जो है मेनी टाइम्स लोकल पीपल हैड टू गिव अप देयर लैंड, लाइवलीहुड एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। देखो जो लोकल पीपल है, मतलब कि अभी ट्राइबल पीपल के बारे में बात की गई थी, वो क्या करते हैं, अपनी जमीन को खो देते हैं और जो जिस तरीके से रहते थे वो उस तरीके से नहीं रह पाते। किस चीज के लिए, डैम्स के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये भी नेगेटिव इंपैक्ट निकल के आता है। और उसके साथ साथ चेंजिंग द क्रॉपिंग पैटर्न। अब ये क्रॉपिंग पैटर्न को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज किस तरीके से कर देते हैं, देखो सोशल गैप बढ़ जाता है। जो सोशल गैप बढ़ जाता है मतलब कि जो रिच है, ठीक है, रिच और जो पुअर है उनके बीच में जो गैप है वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब अमीर और अमीर हो जाएंगे, गरीब और गरीब हो जाएंगे। और डैम्स को किस लिए बिल्ड किया जाता है, फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन पानी जब ज्यादा हो जाता है, डैम्स के गेट खोलने पड़ते हैं, तो उससे और ज्यादा फ्लड्स आते हैं। तो जिस एम से डैम्स बनाया गया था वही क्या होता है, उसका फेलियर होता है एक तरीके से। इसीलिए इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शन टू द प्रोजेक्ट अरोज ड्यू टू द फेलियर टू अचीव द पर्पस फॉर विच दे वर बिल्ट। यहां पे आएगा वर बिल्ट, इसको करेक्ट कर लेना। और जिस एम के साथ हमने डैम को बनाया था, लेकिन वही क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। जिसमें क्या होता है, कॉज ऑफ फ्लड। अब फ्लड्स के लिए हमने क्या किया था, रोकने के लिए हमने डैम बनाए थे, वही क्या होता है, इसका कारण बन जाता है फ्लड्स का। डैम जो है, फ्लड्स हैव डिवास्टेटेड लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इससे क्या होता है, लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का लॉस होता है। और इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। डैम्स की वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। जब वाटर एक स्पीड से जाएगा तो वहां की सॉइल को क्या कर देगा, वो डिग्रेड कर देगा, सॉइल इरोजन का कारण बनता है। उसके साथ साथ सेडिमेंट ऑल्सो मीन्ट डेट द फ्लड प्लेन्स वर डिप्राइव ऑफ सिल्ट आ नेचुरल फर्टिलाइजर्स फर्दर एडिंग ऑन द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। जब रेनी सीजन का टाइम होता है तो रिवर्स अपने साथ में सेडिमेंट्स लेके आते हैं, वो डिपॉजिट हो जाते हैं फ्लड प्लेन्स में। तो वो क्या काम करता है, नेचुरल फर्टिलाइजर्स का काम करता है। लेकिन जब हमारा वहां पे कोई भी सेडिमेंट नहीं आएगा तो वो एक और प्रॉब्लम निकल के आती है, जिससे कि क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। सॉइल जो है वो इतनी अच्छी नहीं रहती एग्रीकल्चर के लिए। तो ये भी क्या है, एक नई प्रॉब्लम निकल के आती है। उसके साथ साथ इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व डेट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की वजह से भी क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। अगर कोई भी डैम जो है वो फॉल्ट ट्रैप के ऊपर बना हुआ है या फिर जहां पे क्रैक है अर्थ क्रस्ट में वहां पे बना हुआ है, तो उसकी वजह से क्या आ सकते हैं, अर्थक्वेक आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। कॉज्ड वाटर बॉर्न डिजीजेस एंड पेस्ट एंड पॉल्यूशन। जो डैम्स में वाटर होता है वो रुका हुआ होता है और फ्लोइंग वाटर में कोई भी डिजीज नहीं होती, कोई भी वहां पे जम्स वगैरह इतने नहीं होते। लेकिन अगर रुका हुआ पानी है तो उसमें वाटर बॉर्न डिजीजेस हो जाती हैं। अगर कोई उस पानी को पिएगा तो वो क्या होता है, हार्मफुल होगा उसकी हेल्थ के लिए। तो वाटर बॉर्न डिजीजेस का काम करता है, पॉल्यूशन का काम करता है डैम जो है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है, जो बारिश होगी उसका पानी को हम स्टोर कर लेते हैं और स्टोर करके बाद में हम उसका यूज कर सकते हैं। अब स्टोर जो है वो किन किन तरीकों से हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ सफोस्टिकेटेड एंशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम दे रखे हैं जो पहले यूज होते थे रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए। तो उसमें एक सबसे पहले दे रखा है यहाँ पे कुल्स और गुल्स का, गुल्स और कुल्स। अब ये गुल्स और कुल्स होते क्या है, ये हिमालयन रीजन्स पे जनरली बनाए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो माउंटेन होता है, मान लो अगर ये माउंटेन की कोई पीक है तो इसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक गड्ढा हो जाता है, मतलब कि इन्वर्टेड कोन हो जाएगा, उल्टा कोन। अब उल्टा कोन होगा तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वाटर को स्टोर कर सकते हैं और बाद में जब जरूरत होगी तो हम उसका यूज कर सकते हैं अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग। तो ये कहां पे होता है, ये देखो हिल्स और माउंटेन्स एरिया में होता है
और ये कहाँ पे जनरली यूज होता है? वेस्टर्न हिमालयाज फॉर एग्रीकल्चर, मतलब कि खेती के लिए यूज करते हैं इसमें वेस्टर्न हिमालयाज पे। इसके बाद इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपल डेवलप्ड इन्यूडेशन चैनल टू इरिगेट देयर फील्ड्स। लोगों ने इन्यूडेशन चैनल बनाए अपने खेतों में पानी लगाने के लिए। अब इन्यूडेशन चैनल्स का मतलब क्या है? देखो, अगर कोई भी यहाँ पे रिवर है, जब वो बारिश के मौसम में ओवरफ्लो हो जाती है तो उसका पानी यहाँ पे भी आएगा, ठीक है, और यहाँ भी आएगा। तो यहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे रिवर्स बना देते हैं। रिवर्स नहीं, एक तरीके से यहाँ पे गड्ढा खोद देंगे जहां पे पानी वो स्टोर हो जाएगा। जब पानी का लेवल कम होगा वो वापस नहीं जा सकता। अब इस पानी का वो क्या करेंगे, बाद में यूज कर लेंगे अपने खेतों के लिए। जब बारिश नहीं होगी या फिर पानी नहीं होगा उनके पास, तब वो क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कुछ और तरीके होते हैं, जैसे कि अराइड और सेमी अराइड जो रीजन होते हैं, वहां पे एग्रीकल्चरल फील्ड वर कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स दैट अलाउड द वाटर स्टैंड एंड मॉइस्ट द सॉइल लाइक खादिन्स एंड जोहाट्स। अब जो खादिन्स और जोहाट्स है, ये राजस्थान के कुछ पार्ट्स है, वहां पे की जाते हैं। अब जिस तरीके से यहां से मान लो एक हाई लेवल से वाटर आ रहा है, मतलब कि बारिश का पानी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एक बड़े बड़े रॉक्स लगा देंगे। अब यहाँ रॉक्स लगा दिए तो पानी यहीं पे रुकेगा। अब पानी यहीं रुकेगा तो जो सॉइल होगी वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी। अब एब्जॉर्ब कर लेगी मतलब कि सॉइल में मॉइस्चर है, तो वहां पे क्या कर सकते हैं, हम खेती कर सकते हैं। जो एरिड और सेमी एरिड रीजन है वहां पे भी खेती कर सकते हैं, खादिन्स और जोहाट्स को बना के हम। इन द सेमी अराइड एंड अराइड रीजन हैड अंडरग्राउंड टैंक्स और टंकास। क्या करते हैं, अंडरग्राउंड टैंक्स और टंकास बना देते हैं फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करने के लिए। इसका एक और एडवांटेज निकल के आता है, अगर हमने अंडरग्राउंड टैंक्स या टंकास बना दिए, उसके बराबर में रूम हो, तो वो रूम क्या होगा, ठंडा होगा, तो वो नेचुरल एसी की तरह काम करेगा गर्मियों में। तो ये एक और एडवांटेज निकल के आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, अगर हम क्या करते हैं, टंकास या फिर टैंक्स बनाते हैं अंडरग्राउंड। द टंकास वर पार्ट ऑफ द वेल डेवलप्ड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। जो टंकास होते हैं रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का एक पार्ट होते हैं, मतलब कि जो रेनफॉल होगी, छत पे जो पानी आएगा उसको हम क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं और बाद में उसका यूज करेंगे। लेकिन कभी भी हम फर्स्ट रेन को स्टोर नहीं करते, क्योंकि वो एसिडिक रेन होती है, उसको स्टोर नहीं करते। जब सेकेंड या थर्ड रेन आती है तब से हम वाटर को स्टोर करके रखते हैं और उसका बाद में यूज कर लेते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। इसमें देखो आता है एक रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये कहां पे प्रैक्टिस की जाती है, राजस्थान में। और ये किस लिए की जाती है, स्टोर ड्रिंकिंग वाटर, मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करने के लिए, कि अगर जब बारिश ना हो या फिर पानी की कमी हो तो उसको हम फ्यूचर में यूज कर सके। इस चैप्टर में गेंदाधुर विलेज का एग्जाम्पल दे रखा है, जिसमें पर हाउस जो है वो 50,000 लीटर वाटर को स्टोर करके रखते हैं। अब उसका वो यूज करते हैं जब भी उनको जरूरत होती है। देखो, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के क्या थे, डिसएडवांटेज थे, नुकसान होते थे उसके, लेकिन रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग उसका अल्टरनेटिव है और उसके इतने लॉस देखने के लिए नहीं मिलते या फिर नेगेटिव पॉइंट्स नहीं देखने के लिए मिलते। तो उसकी जगह पे, डैम्स की जगह पे रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत अच्छा अल्टरनेटिव निकल के आता है। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस। हम रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। तो मॉडर्न रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस तरीके से होते हैं, टंका सिस्टम इन अराइड एंड सेमी अराइड रीजन। जो अराइड और सेमी अराइड रीजन में टंका सिस्टम होते हैं, मतलब कि एक रूफ पे से जो पाइप आता है उसमें से वाटर आएगा तो वो टंकास से कनेक्ट होता है, जो पानी क्या करता है, स्टोर करता है, जिसके अंदर रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर होता है, मतलब कि पीने के लिए यूज कर सकते हैं उसको। बीट द समर हीट। टंका सिस्टम होते हैं वो गर्मियों में बहुत ही यूजफुल होते हैं, क्योंकि जो टंकास होते हैं उनमें वाटर स्टोर होता है। वाटर स्टोर होगा, उसके बराबर में जो रूम होगा वो क्या होगा, ज्यादा ठंडा होगा। ठंडा होगा मतलब कि नेचुरल एसी की तरह काम करेगा, और इसी तरीके से हम गर्मियों में इजिली वहां पे रह सकते हैं और जो हीट है उससे बच सकते हैं। इसके बाद जो मैंने बताया था गेंदाधुर के बारे में, इसमें 200 घर हैं। 200 घरों में क्या कर रखा है, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगा रखा है, जो कि क्या करते हैं, रेन वाटर को हार्वेस्ट करने का काम करते हैं, मतलब कि पानी को स्टोर करने का काम करते हैं। तो ये एक एग्जांपल दे रखा है। और इसके बाद आता है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का मतलब क्या है,
जो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है वो हिमालयाज में होता है, क्योंकि वहां पे पानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो बैम्बूज की मदद से क्या करते हैं, पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। बैम्बूज को बीच में से काटते हैं, उनको क्या कर देते हैं, होलो कर देते हैं, जिससे पानी जो है एक तरफ से जब डालते हैं तो दूसरी तरफ से वो पानी निकलता है। तो जो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है उसका मोस्टली यूज करते हैं मेघालय में। इसका कहाँ यूज करते हैं, मेघालय में, क्योंकि वहां पे माउंटेन से पानी तो अवेलेबल है वहां पे बहुत ज्यादा, लेकिन वहां पे वो ट्रांसपोर्ट करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, इसलिए बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का यूज करते हैं। अब इसमें क्या दे रखे हैं, देखो इमेजेस दे रखे हैं, ये है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग और टंकास का सिस्टम। मतलब इनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वाटर को स्टोर कर सकते हैं। ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ये जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल न्यू एरा क्लासेस 2.0 पर अवेलेबल है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि हम उसकी वीडियो आपके लिए ला सकें। और इस चैनल पर शॉर्ट नोट, PYQ, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, इनकी सीरीज आती रहेंगी, तो आप इस चैनल से बने रहिए।